नमस्कार। आज के इस व्याख्यान का टाइटल है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जब सबसे पहले कोशिका की खोज हुई, कोशिका में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल ऐसे कई उसके घटक है, कंपोनेंट्स हैं, उनकी खोज हुई। लेकिन ये बात कैसे प्रूव हो कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, उसके बारे में कई प्रयोग किए गए। और उन्हीं प्रयोग में से एक है ग्रिफिथ्स इफेक्ट। इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है। बैक्टीरिया इन्होंने लिया था। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इस व्याख्यान के माध्यम से वो तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको जानने का प्रयास करें। कोशिका, जिसे अपन शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और रॉबर्ट हुक ने जिस पदार्थ में इसकी खोज की थी वो डेड प्लांट सेल थी, और पदार्थ था कॉर्क, जो क्वेरकस सुबेर नाम के पादप से प्राप्त होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी वो डेड सेल थी और प्लांट सेल थी, यानी यूकैरियोटिक डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई। लिविंग सेल किसने खोजी, प्रश्न ये उठता है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एनिमलक्यूल्स, जिसमें प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया आते हैं, को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने फ्री लिविंग सेल जो पॉन्ड वाटर है उसमें सबसे पहले खोजी। ये 1674 की बात है। कोशिका की खोज के बाद में कोशिका के अंदर क्या क्या है इसके बारे में विचार लोग करने लगे, वैज्ञानिक करने लगे। और कोशिका में जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1833 में की गई। न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस में जो पदार्थ है उसको न्यूक्लिन नाम एफ माइस्चर ने 1869 में दिया। और इन्होंने जो पस सेल है, यानी मवाद की कोशिकाएं हैं, उनमें से इस न्यूक्लियन को आइसोलेट किया और उसकी पहचान की। और उसमें क्या हो सकता है, तो क्रोमेटिन, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में क्रोमेटिन की खोज की। और प्रोटीन फ्री न्यूक्लियन जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यह सबसे पहले रिचर्ड एल्टमैन ने 1879 में बताया। इनको कैसे पहचाने, इनको कैसे देखें, तो देखने के लिए एक स्टेनिंग की प्रक्रिया होती है, अभिरंजन की प्रक्रिया होती है। तो डीएनए के अभिरंजन के लिए जो प्रक्रिया सबसे पहले दी गई वो आर फुल्जन ने 1914 में दी। तो इस प्रकार डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल है, उसको साबित करने से पहले कई तरह के ऐसे आविष्कार थे, ऐसी खोजें थी, ऐसी ऑब्जर्वेशंस थी, जिनके आधार पर आनुवांशिक पदार्थ क्या है उसके विषय में जानने की जो उत्सुकता है वैज्ञानिकों में बढ़ी। तो उसी के क्रम में ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ इफेक्ट और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबसे पहले इन्होंने जाना। इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया वो था डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, यानी न्यूमोनिया जिससे होता है उस बैक्टीरिया को इसने वैज्ञानिक ने लिया। और ये किसमें न्यूमोनिया करता है, ह्यूमन और माइस जो है ऑर्गेनिज्म, उनमें ये बैक्टीरिया है वो न्यूमोनिया रोग फैलाता है।
इस बैक्टीरिया के दो प्रभेद होते हैं। एक होता है वायरुलेंट प्रभेद यानी संक्रामक प्रभेद, जिसे S3 और स्मूथ स्ट्रेन भी कहते हैं। दूसरा होता है असंक्रामक प्रभेद यानी नॉन वायरुलेंट और R2 और रफ प्रकार का। यहां S है वो स्मूथ के लिए है और यहां R है वो रफ के लिए। तो जो वायरुलेंट है वो ही न्यूमोनिया कोज कर सकता है, नॉन वायरुलेंट है उस बैक्टीरिया के संक्रमण से न्यूमोनिया नहीं होता। तो अपन यहां कहेंगे कि वायरुलेंट यानी S3 की बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं वो न्यूमोनिया फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी जो आउटर वॉल है वो विशेष प्रकार के पदार्थ से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड होता है, उसके द्वारा निर्मित होती है। इसके कारण वो रोग फैलाने में सक्षम होते हैं और इन्हीं पॉलीसेकेराइड के कारण ये ग्लिस्टरिंग और स्मूथ होती है। इसी के कारण इन्हें स्मूथ बैक्टीरिया का, इनकी कॉलोनी है बैक्टीरिया की, निवय है वो स्मूथ होता है। और ये जो पॉलीसेकेराइड का जो कैप्सूल है, बाहर आवरण बनता है, ये जेनेटिक मटेरियल के द्वारा निर्देशित होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल ही इस आवरण को बनाने में सहायक है। और वो जेनेटिक मटेरियल केवल वायरुलेंट और S3 बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, जबकि नॉन वायरुलेंट जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है उनमें ये पॉलीसेकेराइड अनुपस्थित होता है। इसके कारण ये न्यूमोनिया रोग भी नहीं फैला सकते और इनकी कॉलोनीज है वो अनियमित और रफ प्रकार की होती है। इसी के आधार पर इन्हें R2 बैक्टीरिया का। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पर एक्सपेरिमेंट और प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया को चुना और डिप्लोकोकस न्यूमोनाई है वो मानव तथा माइस में न्यूमोनिया रोग फैलाने के लिए जाना जाता है। इसके दो प्रभेद होते हैं, एक वो जो रोग कारक है या संक्रामक है जिन्हें वायरुलेंट कहते हैं, एक वो जो असंक्रामक है जिन्हें नॉन वायरुलेंट कहते हैं। वायरुलेंट बैक्टीरिया में विशेष प्रकार की पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है जिसका नियंत्रण जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होता है। नॉन वायरुलेंट में इसका अभाव होता है, इसके कारण वो ये रोग फैलाने में समर्थ नहीं है। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था? तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि S3 वायरुलेंट बैक्टीरिया लिया और जो माइस था उसमें वायरुलेंट बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। कैसे? माइस में, हेल्दी माइस में। और वो देखते हैं कि इस इंजेक्शन के कारण माइस में न्यूमोनिया रोग होता है और कालांतर में वो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। तो यानी न्यूमोनिया के कारण यह बैक्टीरिया मर जाता है। S3 वायरुलेंट बैक्टीरिया लिया, एज सच उन्हें माइस में यानी चूहे में इन्फेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद में देखते हैं कि चूहे में न्यूमोनिया होकर चूहा मर जाता है। और चूहे के ब्लड से जब टेस्टिंग की जाती है तो उनमें S3 जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। तो ये उनका पहली ऑब्जर्वेशन थी, पहला एक्सपेरिमेंट का प्रथम चरण था। दूसरे चरण में वो क्या करते हैं कि R2 बैक्टीरिया लेते हैं और वो स्वस्थ चूहे में पहले की तरह इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि चूहा न तो मरता है न उसमें न्यूमोनिया होता है। और उसके जब ब्लड की टेस्टिंग की जाती है तो उनमें S3 भी प्राप्त नहीं होता है। यह उनका दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, और माइस है वो मरता नहीं है जैसा कि मैंने बताया। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी, माइस को संक्रमित करवाते हैं किससे? S3 से। लेकिन S3 कैसे होते हैं? हीट किल्ड होते हैं, यानी जो S3 स्ट्रेन के बैक्टीरिया है उन्हें 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और उनके पश्चात उन्हें
इंजेक्ट किया जाता है हेल्दी माइस में, और जब ऑब्जर्वेशन की जाती है तो पता चलता है कि इनके द्वारा भी जो माइस है वो मरता नहीं है। और जब उसे ब्लड सैंपल के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो उसमें भी S3 है वो रिकवर्ड नहीं होता। अर्थात उबालने पे या गर्म करके बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने में बैक्टीरिया की जो संक्रामकता है वो खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, संक्रामकता किसके कारण होती है? इसके चारों तरफ जो पॉलीसेकेराइड का आवरण होता है उसके कारण संक्रामकता होती है। और संक्रामकता जब खत्म हो जाती है, यानी पॉलीसेकेराइड का आवरण इसमें अपघटित हो जाता है, इसके कारण बैक्टीरिया संक्रामक नहीं रहेंगे। तो ये उनका तीसरी ऑब्जर्वेशन थी। और इसमें भी जो बैक्टीरिया है वो मरते नहीं, यानी S3 से बैक्टीरिया मर जाते हैं। फाइनली कंक्लूड करूंगा मैं, तब बताऊंगा आपको। लेकिन S3 को अगर हीट से उपचारित करके या हीट किल्ड करके डालते हैं तो बैक्टीरिया के द्वारा जो माइस है वो जीवित रहता है, मरता नहीं है। चौथा था, उन्होंने R2 नॉर्मल लिए, हीट किल्ड नहीं लिए, और S3 है वो हीट किल्ड लिए। जैसे यहां पे ये है R2 है, ये S3 है। R2 है वो लिविंग है और S3 है वो हीट किल्ड है, और दोनों का मिक्सचर है, उसके द्वारा चूहे को संक्रमित किया जाता है, इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब ऑब्जर्वेशन आती है तो पता चलता है कि चूहे में न्यूमोनिया भी होता है और चूहा मर भी जाता है। और जब उसकी ब्लड टेस्टिंग की जाती है तो वहां पे कुछ S3 बैक्टीरिया भी रिकवर्ड होते हैं। तो चार कंक्लूजन जो ग्रिफिथ ने, चार एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने किए थे, उनमें पहला एक्सपेरिमेंट था S3 डायरेक्ट इंजेक्ट किया, माइस है या चूहा है मर जाता है, उसके ब्लड में से S3 रिकवर्ड होता है। सेकंड, R2 को इंजेक्ट किया, न तो चूहे में न्यूमोनिया होता है, न चूहा मरता है, और न ही चूहे में S3 उसके ब्लड सैंपल में रिकवर्ड होता है। थर्ड में S3 हीट किल्ड बैक्टीरिया का उपयोग किया संक्रमण कराने के लिए, और उसमें भी ये पाते हैं कि न तो चूहा मरता है, न चूहे में न्यूमोनिया होता है, और न ही चूहे के ब्लड सैंपल से S3 बैक्टीरिया प्रभेद है वो रिकवर होता है। चौथे में जब इनका दोनों का मिक्सचर लेते हैं, R2 लिविंग स्टेज में लेते हैं, बिना उष्मा से उपचारित किए लेते हैं, लेकिन S3 को उष्मा से उपचारित करके हीट किल्ड करके लेते हैं, और दोनों को साथ में ही माइस में इंजेक्ट कराते हैं, तो पाते हैं कि माइस में न्यूमोनिया होता है, माइस मर जाता है, तथा माइस के ब्लड सैंपल को जब टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है तो उसमें कुछ मात्रा में S3 बैक्टीरिया भी रिकवर होते हैं। तो सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया डेवलप्ड एंड माइस डाइड, and second, both R2 and S3 strain of bacteria were recovered from blood sample of dead mice। यानी न्यूमोनिया होगा, माइस मरेगा, और ब्लड सैंपल से R2 भी होंगे, और कुछ मात्रा में S3 के बैक्टीरिया भी है वो प्राप्त होते हैं। इन चार ऑब्जर्वेशन के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन किया वो इस प्रकार है। पहला, R2 अनेबल टू कॉज न्यूमोनिया इन हेल्दी माइस ड्यू टू लैक ऑफ कैप्सूल। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि R2 जो बैक्टीरिया है, जिसे अपन नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं बैक्टीरिया का, वो न तो न्यूमोनिया फैला सकता है न्यूमोनिया माइस में, लेकिन क्यों नहीं फैला सकता? क्योंकि उसमें जो पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल है वो अनुपस्थित होता है, इसके कारण वो न्यूमोनिया फैलाने में अनुपस्थित रहता है। दूसरा, ऑन हीटिंग एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड S3 वायरुलेंट बैक्टीरिया denatured or kills only the capsule of bacteria and not the
जेनेटिक मटेरियल, यानी 60 डिग्री तक गर्म करने से बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है, जो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, वो डीनेचर्ड होता है या अपघटित हो जाता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया है वो उसको संक्रमित करने में असमर्थ रहता है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल है, उस पे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहता, वो सच वैसा का वैसा ही रहता है जैसा नॉर्मल बैक्टीरिया में है। और तीसरा, जब इन दोनों ही बैक्टीरिया को इंजेक्शन दिया जाता है, यानी साथ हेल्दी माइस में इनका इन्फेक्शन कराया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, तो S3 है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसका? नॉन वायरुलेंट R2 बैक्टीरिया का। यानी S3 में जो जीन है वो R2 बैक्टीरिया के जीन में, कौन सा जीन? जो पॉलीसेकेराइड बनाने वाला जीन है, वो R2 बैक्टीरिया में जाके और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, जिसके कारण R2 बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? S3 बैक्टीरिया में। और क्यों होता है? क्योंकि वो अपने चारों तरफ पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बना लेता है, और उसके कारण जो माइस है वो संक्रमित भी होते हैं और रोग भी उनमें उत्पन्न होता है, और अंत में वो मर भी जाते हैं। जब इनका ब्लड टेस्ट करते हैं तो R2 और S3 दोनों तरह के प्रभेद बैक्टीरिया के प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरियल जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसी विशेष पदार्थ के द्वारा, केमिकल के द्वारा होता है, जो हीट के द्वारा डीनेचर्ड भी नहीं होता, या एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरण भी हो सकता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा। और ग्रिफिथ के इसी प्रयोग को आधार मानकर 1944 में एवेरी, मैक्लियोड तथा मैकार्थी ने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उन्होंने उस रसायन को पृथक भी किया और उसकी पहचान भी की, जो आगे जाके डीएनए के नाम से जाना जाने लगा। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, उसको साबित करने के लिए कई तरह के प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पे किए गए। उसमें से एक जो प्रयोग है ग्रिफिथ्स इफेक्ट, इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। आगे और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किए गए, जिनके आधार पर वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का मॉडल प्रतिपादित किया, जो आज अपन पढ़ते हैं। तो और आगे के व्याख्यानों में मैं उन्हें विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। कोरोना काल है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।